अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज थोड़ा-सा ज़रा पॉलिटिकल लैंडस्केप पे ज़रा बात करेंगे और ख़ास तौर पे अभी आपको मालूम है कि जिस तरह इलेक्शंस हुए लोकल बॉडीज़ के, उसमें क्या रिज़ल्ट्स आए आप जानते हैं। उसमें पीएमएलएन का जो रोल रहा, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग किस्म का रहा और बाकी जगहों पे भी हम देख रहे हैं कि वो सिकुड़ के अब सिर्फ़ एक पंजाब की हद तक रह गई है। आज ज़रा हम तज्ज़िया करना चाह रहे हैं कि पीएमएलएन का क्या फ्यूचर है और ख़ास तौर पे जो अभी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको सामने रखते हुए वो किधर जाना चाहते हैं? उनकी उनकी शिनाख्त क्या है? एक पार्टी की अपनी एक शिनाख्त भी तो होती है ना। तो इस वक़्त जो उनकी शिनाख्त है वो क्या है? इसका ज़रा तज़िया करेंगे और उसके लिए हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब, जो कि आपको मालूम है कि पिछले भी आपने उनके प्रोग्राम्स देखे हैं। उसमें वो लाहौर के मुतल्लिक और ख़ास तौर पे लाहौरी तमाम जो चीज़ें हैं उनके हवाले से, उनको बड़ी ज़बरदस्त नो-हाउ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। कैसे चल रही जी सर्दी-शर्दी का क्या हाल है? अब तो जी कुछ बेहतर है, धूप निकले तो आपको पता है फिर तो लाहौर की सर्दियां तो मौजे ही मौजे। मौजें हो जाती हैं। यहाँ पे हमारे लिए भी कोई मौजें भेजें क्योंकि यहाँ पे तो -40 जा रहा है जी। नहीं लाहौर, -40 भी आप देखेंगे हम सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ नहीं बात को आपको रिसोर्सेज वगैरह के मुताबिक ही फिर अरेंजमेंट्स होती हैं। हाँ, हाँ, सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब ये जो पीएमएलएन का एक सिलसिला चल रहा है, ये चूँकि लाहौर की पार्टी है, आपके सामने उठी, आपके सामने डेवलप हुई, आपके सामने अभी तक ये सारा सिलसिला चल रहा है। ये क्या पार्टी किसी क्राइसिस में से गुज़र रही है या अपने आइडेंटिटी क्राइसिस में से गुज़र रही है? कहाँ पे खड़ी है इस वक़्त ये पीएमएलएन? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और सरकारी मुस्लिम लीगों के हवाले से ये लाहौर की पार्टियां नहीं है, ये रावलपिंडी की पार्टी है। अच्छा ठीक लाहौर है। की ये क्लियर होना चाहिए, इसमें हाँ, बड़ी हाँ, क्लैरिटी, लोगों को कंफ्यूजन पाया जाता है। ठीक वैसे है। तो इनको मुस्लिम लीग भी नहीं खिलाना चाहिए बिकॉज उसकी भी एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है कि तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं ये किंग्स पार्टी है? ये बिल्कुल एब्सोल्युटली देखे ना, ये सारी सरकारी मुस्लिम सारी सरकारी मुस्लिम लीगें जो हैं ये रावलपिंडी की पार्टी है। और आजकल मैं आर्टिकल भी लिख रहा हूं इस पे कि अच्छा। लाहौर की पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस रावलपिंडी पॉलिटिकल पार्टीज। हुँ, लाहौर की दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक पीपल्स पार्टी है और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक बाकी ये सारी लीगें और ये MQM, MMA, ये सरकारी जमातें जो ये रावलपिंडी की पार्टीज हैं। ठीक। तो इनको लाहौर की पार्टी लॉन्च ये लाहौर में हुई है, ये हुँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ। लॉन्चिंग इनकी लाहौर में होती है क्योंकि लाहौर जो है वो लाहौर का एक जहन, पाकिस्तान का जहन है। ठीक। लॉन्च इनको लाहौर में किया जाता है, मगर ये इनकी जो पैदाइश है, जो इनकी जो कंसेप्शन है वो रावलपिंडी में होती है। पहले ये डिस्टिंक्शन आप करें। फिर ठीक। दूसरी चीज ये है कि जो ये पार्ट जो PMLN टाइप पार्टीज हैं, ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, दे शुड बी नवाज इनकॉर्पोरेटेड। ये एक एक बिजनेस, एक इंटरेस्ट ग्रुप्स है जो सियासत करने आते हैं फ्लरिश करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। हुँ, और इन्होंने आइडियोलॉजी की सियासत को खत्म कर दिया। अब इस वक्त मुल्क में आइडियोलॉजी की सियासत कोई नहीं है, हुँ, पावर की सियासत है, हुक्मरानी की सियासत है, रिसोर्सेज पे कब्जा करने की सियासत है। तो पहले तो चीज आपने ये देखनी है। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि क्योंकि इतना प्लंडर और इतनी करप्शन और लूट मार हो चुकी है कि अब पाकिस्तान और मजीद हुँ, बोझ इस किस्म के बर्दाश्त नहीं कर सकता। नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि हम चेंज की बात करते हैं, हम चेंज ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं, उस वो बगैर आइडियोलॉजी के नहीं हो सकता। अगर आपके पास आइडियोलॉजी नहीं है, आपके रोड मैप नहीं है, क्या चेंज लाएंगे आप? Yeah? अब मोर ऑफ द सेम तो सोल्यूशन नहीं है। तो अगर आपने चेंज लाना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि आइडियोलॉजी, रोड मैप, वे फॉरवर्ड होना चाहिए, जो इन पार्टीज के लिए नहीं है। अब इनका डिलेमा इस वक्त ये है, मुस्लिम लीग एन का, जो अपने आप को ये कहलाते हैं, वैसे तो शुड बी नवाज इनकॉर्पोरेटेड, मगर चलें, अगर ये अपने आप को, इनकी शनाख्त PMLN से है या PML कायद है, ये जो सारी सरकारी मुस्लिम लीगें हैं, तो अगर इनको इसके मान भी ली जाए, इनकी शनाख्त तो मान भी लिया जाए, तो ये आइडियोलॉजी इनके पास कोई नहीं है। दे हैव नथिंग टू ऑफर, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इस वक्त दे दे हैव टू ईदर रिटर्न द मनी टू रिमेन इन द अरीना। अच्छा। अगर ये पैसे वापस नहीं करते तो ये अरीना में नहीं रह सकते, बिकॉज अब अरीना इनकी और मजीद इनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ये पैसे वापस करते हैं तो इनकी सारी सियासत खत्म हो जाती है, बिकॉज इनकी सियासत है ही पैसे की सियासत। पैसे की ये सियासत। पैसा लगाते हैं और फिर उसको कमाते हैं, तो एक किस्म का एक बिजनेस, पार्टी ऑफ इंटरेस्ट है, एक वेंचर है जो ये लेके चलते हैं। मैंने बड़ी रिसर्च की PMLN पे,
और बड़ी मुश्किलों से मुझे एक दो नाम मिले आपने बल्कि आपने रिसर्च भी की और उसमें आपने एक आर्टिकल भी लिखा, मैं बल्कि शो कर देता हूँ जी कि जी ये जो आर्टिकल है ये आपने लिखा है पाकिस्तान टुडे में, जी केमैलेंस पाउंड ऑफ फ्लैश। जी तो इसमें रिसर्च तो आपकी नज़र आ रही है, लेकिन इसमें जो आपने एक बात की है डॉक्टर साहब, ज़रा उसमें थोड़ा-सा मुझे बताएँ जी कि ये किस तरह आप कह रहे हैं कि ये इनका नज़रिया नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी नहीं है। इनकी आइडियोलॉजी तो है, उनकी आइडियोलॉजी आपने खुद बताया कि मनी मेकिंग है, पैसा बनाना है, उसके मुताबिक अपना काम करना है और जिन-जिनको मास्टर्स को खुश रखना है, उनको भी खुश रखते हैं। आप देखें कि इनको अदलिया में कितनी आपको इनकी आइडियोलॉजी चलती है, कितनी ज़्यादा इनको फेवर्स मिलती हैं। तो नहीं, वो कोई ना इंटरेस्ट नहीं कोई है। वो इंटरेस्ट इन्होंने इनका इंटरेस्ट इन्होंने अपना इतना फैलाया हुआ है कि वो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो इनका एक इंटरेस्ट ग्रुप है जो अदलिया में भी मौजूद है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में भी मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद है। तो ये इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि ये एक्सप्लॉइट करें, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करें। तो जिनको आप और इंटरेस्ट ग्रुप्स कह रहे हो बेसिकली, तो फिर ये माफियाज हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये एक माफिया ग्रुप है। बल्कि मैंने एक आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है कि इस वक्त पीएमएलएन कह रही जी अवामी मैंडेट होना चाहिए। हाँ। ये इस वक्त डिमांड करें जी इलेक्शन हो ताकि अवामी मैंडेट होना चाहिए। तो मैंने फिर आर्टिकल में ये लिखा कि जो पार्टी बनी हुई थी अवामी मैंडेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो अब अवामी मैंडेट की बात कर रही है। और अगर आप देखें 1985 में ये मैनिपुलेट किया इन्होंने अवामी मैंडेट, फिर 1990 में अवामी मैंडेट मैनिपुलेट किया, 1997 में अवामी मैनिपुलेट मैसिवली मैनिपुलेट किया और 2/3 मेजोरिटी ली इन्होंने। फिर 2013 के इलेक्शन में अवामी मैनिपुलेट हुआ, 2/3 मेजोरिटी ली। 2/3 मेजोरिटी हमारे सिस्टम में लेना बगैर मैनिपुलेशन के पॉसिबल नहीं है। अब ये जिस अवामी मैंडेट की बात कर रहे हैं ये मैनिपुलेटेड मैंडेट है, अवामी मैंडेट नहीं है। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो 2023 में भी जो अवामी मैंडेट कह रहे हैं वो एक मैनिपुलेटेड मैंडेट होगा। ठीक, तो 5वीं दफा यानी 4 दफा तो ये मैनिपुलेटेड मैंडेट एंजॉय कर चुके हैं। तो अब 5वीं दफा भी अगर इस सिस्टम में हमने तब्दीली ना लाई और जो कन्विक्शंस ना हुई और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ना पाया तकमील तक पहुंचा, तो एक 5वीं दफा भी एक मैनिपुलेटेड मैंडेट आएगा जिसको ये अवामी मैंडेट कहते हैं। वो अवामी मैंडेट है ही नहीं, इट्स अ मैनिपुलेटेड मैंडेट। तो बेसिकली जो मैंडेट उनको लेके आए वो अवामी है, जो उनको ना लेके आए वो अवामी नहीं है। वो अवामी नहीं, वो मैनिपुलेटेड मैंडेट है। देखा ना। अच्छा, अब एक जरा चीज मुझे थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई कर दें। आपने नजरिए की बात की, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि कौन सी जमात है जिसका कोई नजरिया है हमारे यहाँ। देखें जी, जो लाहौर की दोनों जमातें हैं, पीपल्स पार्टी भी और पीटीआई भी, वो शुरू नजरिए से ही हुई और काफी हद शुरू तो तक। सारे ही नजरिए से होते हैं, लेकिन वो नहीं नहीं नजरिया नहीं जाता नहीं किधर है? नहीं नहीं, ये नजरिए से नहीं शुरू। देखो ना आप ये आप फर्क है ना। नहीं नहीं, जो मैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई की दोनों की बात कर रहा हूँ। जी 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 दोनों नहीं, नजरिए देखिए से शुरू हुई है। जो नजरियाती पार्टीज होती हैं वो शुरू नजरिए से होती हैं, मगर फिर वो अपना रास्ता भूल जाती हैं, भटक जाती हैं। मगर उसमें फिर भी कुछ नजरियाती लोग मौजूद होते हैं जो एक पार्टी की एक बेस और एक पार्टी को एक विसल ब्लोअर जिन्हें हम कहते हैं, इनकी वो विसल ब्लोअर ही कोई नहीं है पार्टी में। मैंने बड़ी रिसर्च की पीएमएलएन में कि कोई विसल ब्लोअर हो, कोई ऐसा हो जिसके एसेट्स इंक्रीज ना हुए हो सियासत में आने के बाद। बड़ी मुश्किल से मुझे 2 लोग मिले, परवेज रशीद साहब और वो एहसन इकबाल साहब। उनके खिलाफ भी अब आना शुरू हो गया है कि जी वो नारोवाल का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उनके खिलाफ है। परवेज रशीद साहब के खिलाफ भी आया कि जी वो लाखों रुपए की बिल्स हैं उन्होंने वो उसके पंजाब हाउस के और इधर उधर। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो 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 जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना रास्ता भूल गई, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, मगर उनमें फिर भी विसल ब्लोअर्स मौजूद होते हैं। उनको आप कह सकते हैं लेकिन वो विसल ब्लोअर्स जो हैं उनकी कोई जी सुनता तो नहीं है ना, वो तूती की हाँ आवाज ही बन जाती है ना। जी, वो इसलिए क्योंकि जब आप इस्लामाबाद जाते हैं तो इस्लामाबाद इतनी ट्रिकी ग्राउंड है कि उस पर बैटिंग करना आसान नहीं है। तो ये लोग कॉम्प्रोमाइज जो करना पड़ते हैं आपको। हाँ बिल्कुल, तो ये लोग जो बगैर तैयारी के जाते हैं इस्लामाबाद में बैटिंग करने, या इलेक्टेबल्स जो है ये बड़ी न्यूसेंस है, ये मिसगाइड कर देते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए वो आ जाते हैं बैंड वैगन में और ये फिर मिसगाइड कर देते हैं। और वो फिर जो अब भुट्टो साहब को आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग कि भुट्टो साहब ने इलेक्शन जीता आइडियलॉग्स के साथ, ठीक, उनके साथ उन्होंने इलेक्शन जीता, हुकूमत भी की, पहली टर्म भी आइडियलॉग्स मौजूद थे उनकी पार्टी में। डॉक्टर मुबशिर हसन जैसे लोग भी मौजूद थे उनकी पार्टी में, जो लाहौर में इतना बड़ा मैंडेट जिन्होंने इलेक्शन जीता था लाहौर में।
मगर सेकंड टाइम अराउंड उन्होंने भी आइडियलॉग को पीछे कर दिया, और जो 77 का इलेक्शन लड़ा वो उन लोगों को अपने साथ शामिल किया जिनको उन्होंने हराया था 70 में। हाँ, वो बिल्कुल ही इसी तरह तहरीक इंसाफ में हुआ, मगर बहुत शॉर्ट पीरियड में हुआ। यानी अक्टूबर 2011 से लेके दिसंबर 2011 तक, यानी लाहौर के जलसे से जब हम कराची तक पहुंचे तो पार्टी में वो लोग आ चुके थे और पार्टी हाईजैक हो चुकी थी। हाँ, ठीक। और जो खान साहब ये बात कहते हैं कि मेरे पास टीम है, मेरे पास दोस्त, वो सब है, लोग मौजूद हैं हाँ, मेरे पास है, मतलब मुझे उनके नाम भी पता है। ठीक। पॉलिसीज मौजूद हैं, थिंक टैंक्स मौजूद थे, ठीक, जो ये सारी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते थे, डिस्कशंस होती थी, डिबेट होती थी। वो सारा डायरेक्शन चेंज हो गया कि ये इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन अगर जीतना है फिर आपको इलेक्टेबल्स चाहिए, ठीक। बिल्कुल। तो सिर्फ इलेक्शन जीतना तो वो नहीं है। आज जब भुट्टो साहब गए थे तो वो बड़े प्रिपेयर्ड थे, उनकी जो पार्टी थी उन्होंने 100 दिन में तहस नहस कर दिया, ऊपर नीचे कर दी हर चीज, तो ये बड़ा जरूरी है कि आप कितनी तैयारी से जाते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद बहुत ट्रिकी ग्राउंड है। इस्लामाबाद में वो इम्पैक्ट करना, डिलीवर करना, ब्यूरोक्रेसी से डील करना, ये आसान काम नहीं है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वॉरियर्स जो जाते हैं, वो वहां जाके वो जाके उनको हथियार डालना पड़ते हैं। अच्छा, ये जो आपने आर्टिकल में आखिरी पैराग्राफ है, इसमें आपने लिखा कि इन ऑर्डर टू रिमेन इन द अरीना द PMLN हैज टू पार्ट विद इट्स एक्स्ट्रा पाउंड ऑफ फ्लैश व्हिच ग्रू व्हाइल द पार्टी वाज एंजॉयिंग पावर एंड द एसोसिएटेड पर्क्स। ये कौन सा पाउंड ऑफ फ्लैश है जी? ये बेशुमार पाउंड ऑफ फ्लैश है। मैं तो, क्योंकि मैं तो खुद मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ, मेरी तो ये फील्ड है, मैं तो मैंने कहा शायद आपने कोई इडियम यूज किया है इसलिए आप मेरा मतलब कहने की, मैंने तो इनकी जो फाउंड्री थी, जो एक वो ग्रेफाइट कुटाली क्रूसिबल जिसे कहते हैं, वो भी इनकी फाउंड्री देखी है। फिर इत्तफाक फाउंड्री में मैंने काम भी किया है एज ए मेटलर्जिस्ट, मेरी ट्रेनिंग हुई थी वहां। अच्छा, मतलब इनकी जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल ग्रोथ है, सिर्फ इनकी नहीं, इनकी पार्टी की और लोगों की भी इतनी फिनोमिनल ग्रोथ है। इतने वो 5 मरले से आप इंक्रीज करके आप 5000 मरले तक पहुंच गए हैं। तो कोई तो मनी ट्रेल होनी चाहिए, कोई तो आप में काबिलियत होनी चाहिए, कोई तो सलाहियत होनी चाहिए सियासत के अलावा, पावर के अलावा। तो ये इट इज नॉट पॉसिबल, ये। और फिर अगर SROs की लिस्ट आप छाप दें जो इनके जमाने में इशू हुए, जो इनको फेवर करते हैं, ठीक, सिर्फ एक, मैं तो ये वो ब्यूरोक्रेसी के पास है, देखा ना, उसमें इनका इन्फ्लुएंस है। अब अगर SRO की लिस्ट भी छप जाए जो इन्होंने अपने लिए इशू की है, एक दिन SRO इशू होता था, अगले दिन ड्रॉ हो जाता था, सामान निकल जाता था। तो ये मेरा मतलब, इन्होंने तो ये सारी रात को ये जो फिरोजपुर रोड होता था उस पर आपको पता है क्या होता था? हाँ बिल्कुल। तो ये सारी जो चीजें पे बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे किसी साहब ने बताया कि उनकी मियाँ साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मियाँ साहब को कहा कि मियाँ साहब, आप बिजनेसमैन हैं, तो आप कम से कम जब आप पावर में होते हैं, तो अगर आपने बिजनेस के लिए कर्जे लेने होते हैं तो आप प्राइवेट बैंकों से लिया करें, सरकारी बैंकों से ना लिया करें। ठीक। तो उन्होंने जवाब दिया, अब्बा जी को समझाओ, अब्बा जी नहीं मानते। देखो ना, तो मेरा कहने का मतलब है, जब आप इतना भी कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्ट अलग नहीं कर सकते, तो ये जो हमारा सिस्टम है, फिर ये सिस्टम के ब्लू आइड है ना, मतलब वैसे तो नहीं हो सकता। जब तक आप ब्लू आइड ना होंगे, आप कैसे इस तरह की तरक्की कर सकते हैं? आपने कहा फिनोमिनल ग्रोथ है, तो जी ये जी, फिनोमिनल नहीं है बल्कि अननेचुरल ग्रोथ है। एब्सोल्युटली, स्पाइरल, बिल्कुल जबरदस्त। फिर ये ब्लू आइड बनाता है ना कोई इनको? देखिए जी, ब्लू आइड इनको बनाया गया था, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मगर इन्होंने जब व्हेन दे गॉट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, तो इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इतना स्प्रेड कर दिया कि इन्होंने बाकियों को ब्लैक आई कर दिया। सी, दिस इज व्हाट हैपेंस। अब ये दे आर इन अ पोजीशन टू ब्लैक आई पीपल। इनकी जो नीली आंखें हैं वो इतनी पावरफुल हो गई हैं कि वो अगले को अंधा कर देती हैं, ब्लैक आई कर देती हैं। जो इन पे खड़ा होने की कोशिश करता है, वो बड़ा मुश्किल है उसके लिए खड़ा होना। तो क्या इसकी वजह क्या थी? वर दे टू स्मार्ट? देखिए जी, दे ये किसी भी रूल्स में नहीं बिलीव करते, दे डोंट बिलीव। अगर एक हर जो खिलाड़ी होता है वो किसी न किसी रूल पे चलता है, किसी न किसी गेम पे चलता है। अब मियाँ जो इनके वाले साहब थे, बड़े मरहूम, फौत हो गए, मैं उनके खिलाफ तो बात नहीं करना चाहता, मगर उनकी फिलॉसफी ये थी कि हर आदमी की कीमत है, लगाओ अपना काम करो बस। रूल्स, रेगुलेशन, सिस्टम, उससे इंस्टीट्यूशन कोलैप्स बहुत हुआ है बिकॉज ऑफ दिस, कि अब जिसके पास पैसे हैं वो तो काम अपना करा लेगा, जिसके पैसे नहीं है वो क्या करेगा? ठीक, उस अदारों ने काम करना छोड़ दिया। जो अदारे थे वो भी एक किस्म का वो पे फॉर सर्विस सिस्टम भी क्रिएट हो गया। आप जाएं। अच्छा, एक चीज डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट आपने शुरू में की थी, आपने मुझे टोका था और आपने कहा कि ये लाहौर की पार्टी नहीं है, ये पिंडी की पार्टी।
जी अब मसला ये है कि जब हम देखते हैं कि पिंडी की अगर पार्टी है, पिंडी को ही वो गालियां निकाल रहे होते हैं हर वक्त। अच्छा, फिर दूसरी बात, एक अजीब तुरफा तमाशा है कि जी पिंडी ही के वो फेवरेट भी हैं, पिंडी ही उनको रास्ता भी देता है। तो फिर क्या है, हकीकत क्या है? वो पार्टी वाकईतन पिंडी की है? अगर पिंडी की है तो फिर गालियां क्यों देते हैं पिंडी को? देखिए जी, वो मैंने जिस तरह आपको कहा कि थे तो ब्लू आई, हम्म, मगर अब वो इस पोजीशन में है कि अगले को ब्लैक आई दे सकते हैं, अगर को ब्लडी नोज दे सकते हैं। हम्म, और वो ब्लडी नोज जो है वो लेने के लिए कोई भी तैयार तैयार नहीं नहीं है है। पाकिस्तान में, देखे ना, बिकॉज दे आर इन अ पोजिशन कि वो कहते हैं ना, वो 100 सुनार की एक लोहार की। तो हाँ, वो जो ब्लडी नोज, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे अटैक कर दे कोई पॉलिटिकल हाँ, पार्टी? मतलब बिल्कुल। इट्स अनइमेजिनेबल कि एंड गेट्स अवे विद इट। गेट्स अवे विद इट। बिल्कुल। तो तारिक अजीज साहब से मैंने एक दफा पूछा, मैंने कहा ये हाउ कुड यू डू इट, यू नो, आप तो इतने आइडियोलॉग और इतने आप तो वो, आपने शादी नहीं की, इनकलाब लाएंगे और ये करेंगे। वो कहते मुझे भी नहीं पता था। मुझे उन्होंने कहा जी जुलूस है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और वो इवन, तो उस बेचारों का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया, सियासत पूरी खत्म हो गई, कुछ चले गए इनके साथ, मगर उनको क्या मालूम था कि ये सुप्रीम कोर्ट असल पे प्लान आना क्या कोई। है? हाँ, तो इनकी कोई, देखे ना, जब आपकी कोई, आपने कोई लाइन ही नहीं ड्रॉ की भी कि आपने उससे आगे नहीं जाना, एक पॉइंट से आगे नहीं जाना, तो फिर देन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो अभी अभी एज ऑफ नाउ, एज ऑफ जी टुडे, क्या सिचुएशन है? क्या हम समझते हैं कि ये जो पार्टी है सरवाइव करेगी? डज इट हैव अ फ्यूचर? आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, इनका बड़ा कैश 22 है। दे पार्टी कैन सर्वाइव, दे रिटर्न द मनी, then they may be given some chance. If they don't give the money, अगर ये पैसे वापस नहीं करते, तो फिर इनका री एंट्री बहुत मुश्किल है मेरे अंदाजे के मुताबिक। अच्छा, अगर ये पैसा दे देते हैं तो इनकी सारी सियासत की बेसिस खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी सियासत की बेसिस है ही पैसा। ये करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन जीतना, से मैनिपुलेट करना सिस्टम को। तो अगर ये पैसा दे देते हैं तो तब इनकी जो सारी इनकी जो स्ट्रेंथ और पावर उसमें कमी आ जाती है। अगर पैसा नहीं देते तो इनकी एंट्री जो है वो ब्लॉक होती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान रिसोर्सेज क्रंच में है। हाँ, देखे ना, तो हमारा रिसोर्सेज क्रंच है इस वक्त, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी आर्मी बहुत बड़ी है हमारे साइज के मुताबिक, हम उसका बोझ उठाएं, फिर हम करप्शन का बोझ उठाएं, फिर मुस्लिम लीग का बोझ उठाएं, फिर जरदारी साहब का बोझ उठाएं। ये हाँ, कौम इतनी सख्त नहीं इतने बोझ उठाने की। फौज की हद तक तो ठीक है कि हमारी जरूरत है, हमें हाँ। सिक्योरिटी चाहिए, हमें हमारे, क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज। मगर हम कितने बोझ ये कौम उठा सकती, नहीं उठा सकती। तो इकोनॉमिकल वायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी का भी इशू आ गया है, तो लिहाजा वी नीड ऑल द रिसोर्सेज। तो तो आपकी आपकी बात के मुताबिक तो फिर ये है कि डैम इफ दे डू एंड डैम्ड इफ दे डोंट। अगर वो यस, पैसे दें तब भी और अगर ना दें तब भी, दोनों सूरतों में उनके लिए मसाइल हैं। मसाइल है बिल्कुल। जरदारी साहब इस लिहाज से मेरा ख्याल है बेहतर गेम खेल रहे हैं। जरदारी साहब जो हैं वो पैसे कुछ वापस करने पे राजी हैं एक तरीके कार से, और वो बिलावल के लिए कॉन्ड्यूट क्रिएट कर रहे हैं कि बिलावल की सियासत जो है वो जारी रहे, और जरदारी साहब जो हैं वो थोड़ा बहुत वो कॉन्ड्यूट में से वो जो रिसोर्सेज जो है, पैसे जो तो हैं फिर वो वापस। आपके कहने के मुताबिक पीएमएलएन का फ्यूचर आपको नजर नहीं आ रहा, पीपल्स पार्टी का फ्यूचर जो है वो ठीक है? बिल्कुल, बिकॉज इट्स अ जेन्युइन पॉलिटिकल आउटफिट जी। वो तो जरदारी साहब ने के पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, वरना पीपल्स पार्टी की हमेशा बेस थी। अभी भी लोग जो हार्डकोर आइडियोलॉग्स जो लोग हैं पीपल्स पार्टी के, वो पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, ये वोट नहीं देते। पीपल्स पार्टी की अभी भी एक बेस और फॉलोइंग है। दो वो बूढ़े हो गए हैं लोग, ये मैं मानता हूं, हाँ, हाँ, मगर ये है कि पीपल्स, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी थे। हम सब ने, जब भुट्टो साहब आए थे तो हम सब ने वो उनको वेलकम किया, ज्वाइन किया, और उन्होंने कुछ डिलीवर भी किया। ये नहीं है देखा, पीपल्स पार्टी वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी, रोमांस भी था उनका। रोमांस भी था बिल्कुल, हाँ, और एक उन्होंने 5 इलेक्शन जीते पीपल्स पार्टी ने। हाँ, दे वन 5 अच्छा नेशनल अच्छा, आप इलेक्शन। जरा पीएमएलएन का जरा थोड़ा सा बताएं आखिर में, जी बस आखिरी क्वेश्चन ये कि ये जो कह रहे हैं कि ये डील हो रही है जी और फिर पिंडी के साथ ही डील हो रही है, जी। तो फिर ये क्या आप कह रहे हैं कि फ्यूचर नहीं है उस तरह से? वो नहीं, भी कह अब रहे हैं कि वो हमारा हमारा दे डील विल हैव, तो देखिए, तैयार है, नवाज शरीफ इनकी इज कमिंग कोशिश बैक। कोशिश कोशिश ये है कि इनकी कोशिश ये है कि पैसे ना देने पड़े और डील हो जाए। दूसरी कोशिश ये है कि कम से कम पैसे देने पड़े और डील हो जाए। तो ये दोनों ठीक, सूरतें पॉसिबल हैं? दोनों सूरतें पॉसिबल हैं बिल्कुल, कि कितने पैसे ये देंगे कि डील हो जाए, नंबर एक। और नंबर दो बात ये है कि कितनी इनको सपोर्ट मिलेगी फ्रॉम रावलपिंडी इफ द डील टेक्स प्लेस। नहीं, तो पैसे ना दे के भी वापस आ सकते हैं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि अगर ये
पैसे नहीं देंगे तो इनका बहुत री एंट्री इज वेरी डिफिकल्ट। तो मेरा ख्याल है ये जो पाउंड ऑफ फ्लैश इनके लिए बचाना, वो कहते हैं ना हैव योर केक एंड ईट इट टू, वो अब नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। देखिए ना, ये तो मुमकिन नहीं। मरियम का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? देखिए जी, वो अगर इनकी डील नहीं होती तो फिर मरियम का भी कोई फ्यूचर नहीं है इस लिहाज से, बल्कि बिलावल का है, मरियम का नहीं, वो तो ऑलरेडी कन्विक्टेड है। देखिए ना, इनकी जो सारी गेम थी और जो सारी अप्रोच थी, मनी ड्रिवन पॉलिटिक्स जो थी वो दैट अगर ये उसमें से नहीं निकलते, वो जो एक मनी ड्रिवन एक जो दलदल है पैसे की, अगर उसमें से ये नहीं निकलते और उस दलदल के में अंदर ही रहते हैं, तो इनके लिए आई थिंक फ्यूचर। लेकिन डॉक्टर साहब, इनका जो कोर्ट्स का सिस्टम है, आपको पता ही, आपने पहले भी बताया कि कोर्ट्स इनके हक में बड़ी जल्दी माशाल्लाह पिघल जाते हैं, और वैसे भी लाहौर हाई कोर्ट भी मौजूद है, तो इनके केसेस तो पहले भी ओवरटर्न होते नहीं। ओवरटर्न तो मेरा ख्याल है केसेस मुश्किल हैं इनके अब होने, डिले ये कर सकते हैं। इनकी जो सारी जो गेम है वो डिले की है, एडजर्नमेंट्स की है, ठीक। और ये देखो ना, यू कहते अब बेल, कॉमन लॉ तो बड़ा कमजोर कानून है। कॉमन लॉ बना था कॉमन मैन के लिए, कॉमन मैन को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉमन लॉ बना था। कॉमन लॉ जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बना था, वो तो बादशाह के खिलाफ बना था कि आम आदमी को बादशाह उससे की गड़बड़ ना करे। कॉमन लॉ जो है इट्स अ वेरी वीक लॉ, वो आपको एलिमेंट ऑफ डाउट देता है, आपको बेल दे देता है, आपकी आजादी को प्रोटेक्ट करता है, इनको सूट करता है, एडजर्नमेंट्स आपको मिल जाती हैं। देखो ना, किसी भी केस में इनकी एक्सोनरेशन नहीं हुई। अब एक्सोनरेशन किसी केस में नहीं हुई, डिलेज है वो, बिल्कुल वो हमारे सिस्टम वाला। चले इसमें मजीद मेरे ख्याल में एक लास्ट पॉइंट ये है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उस पे कॉमन लॉ के बजाय नेपोलियन कोड होना चाहिए। इफ यू आर चार्ज्ड यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस, otherwise you should be out of the political arena। ये मैं बड़ा क्लियर ये मैसेज है मेरा। एग्री विद यू थैंक यू डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, और मेरा ख्याल है कि जो आपने एनालिसिस दिया है काफ़ी लोग इससे एग्री करेंगे, और इंशाल्लाह इसमें मजीद हम लोगों का फीडबैक भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी।